प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीबी के मामलों में कमी भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम। देश की प्रगति की सराहना करते हुए पीएम ने कहा कि सामूहिक भावना के माध्यम से सरकार टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करती रहेगी। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने किसानों से आगामी गेहूं बुआई सीजन में विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई मात्रा के अनुसार खादों के उपयोग की अपील की। और हरियाणा सरकार ने नए सिरे से जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समितियों के चेयरमैनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि टीबी के मामलों में कमी भारत के समर्पित व अभिनव प्रयासों का परिणाम है। देश की प्रगति की सराहना करते हुए नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सामूहिक भावना के माध्यम से सरकार टीबी मुक्त भारत की दिशा में काम करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता में दृढ़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी दर्ज की गई है। यह दर वैश्विक गिरावट 8.3% से दोगुनी से भी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि टीबी की रोकथाम व नियंत्रण के लिए भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को यह दर्शाता है। उन्होंने उल्लेख किया कि सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना जैसी प्रमुख पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार और भी ज्यादा सुदृढ़ किया है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने किसानों से आगामी गेहूं बुआई सीजन में विशेषज्ञों द्वारा सुझाई गई मात्रा के अनुसार खादों के उपयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित खादों के उपयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ने के बजाय घट जाती है। स्पीकर ने यूरिया का उपयोग कम करने व एनपीके को फास्फोरस के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए अनुसार डीएपी खाद के उपयोग का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि अन्य जैविक खादों का भी विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों 55 किलो डीएपी पाउंड की सिफारिश की गई है और कई साथी अपने 1.5 बोरी पर एकड़ जी डीएपी पाउंड ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। संधवा ने किसानों को किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि धान के अवशेष का खेत में ही प्रबंधन करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और डीएपी के साथ अनावश्यक उत्पादों की जबरन बिक्री रोकने के लिए कृषि विभाग ने अलग अलग टीमों का गठन भी किया हुआ है। स्पीकर ने पराली न जलाने वाले किसानों की सराहना की और अन्य किसानों को भी इस पर्यावरण हितैषी मुहिम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा सरकार ने नए सिरे से जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समितियों के चेयरमैनों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को गुरुग्राम जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार ऊर्जा मंत्री अनिल विज को कैथल व सिरसा, विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को हिसार व रोहतक, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह को नूह व फरीदाबाद तथा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को भिवानी व जींद जिलों की जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समितियों के अध्यक्षों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल को रेवाड़ी व पंचकूला, सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा को महेंद्रगढ़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा को चरखी दादरी,
व झज्जर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा को अंबाला व करनाल सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को पानीपत व यमुनानगर, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी को फतेहाबाद तथा स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव को पलवल जिलों की जिला लोक संपर्क एवं परिवार समितियों की अध्यक्षों की जिम्मेदारियां दी गई हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर को कुरुक्षेत्र तथा युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम को सोनीपत जिले की जिला लोक संपर्क एवं परिवार समितियों का चेयरमैन बनाया गया है। पंजाब सरकार ने फसल अवशेषों के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए राज्य भर के किसानों को आधुनिक तकनीक से लैस करने हेतु पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने सब्सिडी वाली 21,958 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों को मंजूरी दी है। इस वर्ष अब तक किसानों द्वारा 14,587 मशीनें खरीदी भी जा चुकी हैं, जिससे वर्ष 2018 से अब तक कुल 1.45 लाख मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने चंडीगढ़ में बताया कि वर्तमान वर्ष किसानों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों में से सबसे अधिक सुपर सीडन मशीन के 9,000 से अधिक यूनिट खरीदे गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के ठोस प्रयासों के स्वरूप गत वर्ष की तुलना में इस साल 3 नवंबर तक राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में 68% की कमी भी आई है। पिछले साल इस समय के दौरान पराली जलाने की 12,813 घटनाओं के मुकाबले इस बार 4,132 घटनाएं सामने आई हैं। पराली न जलाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत किसान सीआरएम मशीनों की लागत पर 50% सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जबकि सहकारी समितियों, एफपीओ, पंचायतों के लिए यह सब्सिडी 80% है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी पंजाब सरकार व किसान भाईचारे के ठोस प्रयासों का परिणाम को दर्शाती है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की पटियाला इकाई की ओर से क्रिटिकल केयर रीचिंग आउट द मदर्स विषय पर 1 दिवसीय सीएमई का आयोजन किया गया। राज्य के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि जब कोरोना महामारी के दौरान हमारे पास स्वास्थ्य देखभाल के लिए काफी कुछ था, लेकिन क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में काफी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मेडिकल ग्रेजुएट को बेसिक क्रिटिकल केयर की ट्रेनिंग होना जरूरी है, जिससे किसी भी हालत में लोगों की जान को बचाया जा सके। उन्होंने पंजाब सरकार के मरीजों पर बिना किसी आर्थिक बोझ के मरीजों की स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की वचनबद्धता को दोहराया। इस कार्यक्रम में पटियाला के कई गणमान्य डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया। पंचकुला में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकार वार्ता की, जहां उन्होंने सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 100 दिनों के भीतर योजनाओं को लागू करने का एक कैलेंडर तैयार किया है, जिससे कई योजनाएं जल्द ही धरातल पर दिखाई देंगी। महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाने की योजना पर भी उन्होंने कहा कि इसे बजट के अनुसार जल्द ही लागू किया जाएगा। चले हुए हैं और उसमें कुछ चीज़ों को 100 दिन में पूरा करने का भी उसमें जब बातचीत हुई अंदर, हमने हालांकि उसको अनाउंस नहीं किया, नहीं तो बाकी चीज़ों के लिए भी हो सकता है कि भाई ये 100 दिन में क्यों नहीं, सरकार की बजट और बाकी चीज़ों के साथ अपनी प्राथमिकताएं होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि पहले 100 दिन में बहुत सारी चीज़ें आपको ज़मीन पर दिखाई देंगी। वे लोगों की योजना और कैलेंडर उनके पास होगा, इतनी जल्दी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि जो घोषणाएं हैं वो सब पूरी होंगी। और मुख्यमंत्री खूब दौड़ रहे हैं। हम हमेशा बजटीय प्रावधानों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ते हैं। धनखड़ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक्शन मोड में हैं और भर्तियों, अनाज की खरीद व अन्य योजनाओं में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घोषणाएं बजट के हिसाब से तैयार की जाती हैं ताकि आर्थिक पहलुओं का संतुलन बना रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह दूतावास क्वींसलैंड के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने, व्यापार बढ़ाने, शैक्षणिक संपर्क का विस्तार करने व भारतीय मूल के लोगों को सुविधा पहुंचाने में योगदान देगा। विदेश मंत्री ने क्वींसलैंड के गवर्नर डॉक्टर जीनेट यंग से भी मुलाकात की।
बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत व क्वींसलैंड के बीच आर्थिक, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा नई संभावनाओं का पता लगाने पर चर्चा भी की। The quality of governance overall, and in my view, actually ensuring the political stability which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which had 6 cities with metros a decade ago, which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take. भारतीय रेलवे त्योहारों के सिलसिले में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से देश के विभिन्न भागों के लिए आज 25 विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। इनमें वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, इंदौर व तिरुवनंतपुरम के लिए विशेष रेलगाड़ियां शामिल हैं। रेलवे के अनुसार इस महीने की 2 से 8 तारीख तक 145 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि छठ पूजा के लिए लोगों की यात्रा आसानी से हो सके। रेलवे की ओर से प्रतिदिन 2 लाख अतिरिक्त यात्रियों की सफर की व्यवस्था की गई है। इससे त्योहारों के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की निर्बाध तरीके से यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी। भारतीय रेलवे त्योहारों के अनुसार इस बार लगभग 7,000 विशेष रेलगाड़ियां भी चला रही है। इस महीने की 1 तारीख से 30 तारीख के बीच त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। इस बार त्योहारों की अवधि में रेलवे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों के सफर के लिए तैयार है। इसके लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2,800 विशेष रेलगाड़ियां बढ़ाई गई हैं। पिछले वर्ष इस मौसम में लगभग 4,500 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई थी। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र का आयोजन हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सत्र का उद्घाटन किया। इस सत्र में 120 से अधिक देशों और वैश्विक साझेदारों ने हिस्सा लिया। इस सत्र का लक्ष्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना व सौर ऊर्जा की असीम शक्ति का उपयोग करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने इस बात को फिर से स्पष्ट किया कि ISA अब वैश्विक सौर तथा सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। We gather here, our discussion will not only build on the remarkable progress made so far, but will also pave way new pathways to overcome the challenge and unlock the further potential for the solar energy deployment. Together we are forging a future driven by clean, affordable and accessible energy for all. 120 सदस्य और हस्ताक्षरता देशों के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक परिवर्तन में एक प्रमुख शक्ति बन गया है। इस उद्घाटन सत्र में दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधिमंडल एक साझा दृष्टि के साथ एकत्रित हुए हैं। इस सत्र का लक्ष्य सौर ऊर्जा की असीम शक्ति का उपयोग करना है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में सौर ऊर्जा एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है और अब भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता के तहत IAS असेंबली सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाने के लिए नए रास्तों पर विचार करेगी। दम घोटू हवा न सिर्फ दिल्ली वासियों का जीना बेहाल कर रही है, बल्कि यह इलाका इस समय गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है और बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में हवा का प्रदूषण स्तर आज फिर एक बार से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। सुबह आनंद विहार इलाके की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही है। सांस संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, आंखों में जलन महसूस हो रही है। AQI का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आनंद विहार के अलावा अशोक विहार, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग, रोहिणी और वजीरपुर में भी AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। त्योहारों के चलते लगातार बढ़ते प्रदूषण से वायु गुणवत्ता में इजाफा देखने को मिल रहा है। आनंद विहार क्षेत्र में आज AQI 432 दर्ज किया गया है। उधर 2 दिन तक अमृतसर देश में सबसे प्रदूषित शहर रहा। इसमें दिवाली पर चली आतिशबाजी और पराली जलना मुख्य कारण रहा है।
और आप हमारे समाचार डीडी न्यूज फेसबुक चंडीगढ़ पे, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।